जो सिवाना से सिणदरी का जो रोड है एकदम खस्ता हालत में पड़ा है। सुनने में आ रहा है कि इसको स्टेट हाईवे भी घोषित कर दिया है। इसके लिए पूरी मेरी कोशिश है और मैंने माननीय गडकरी जी से मिलके भी आया ले था। लो आप, हर जगह गांव गांव ढाणी ढाणी आपको शराब का ठेका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी मिल जाए। अगर ठेका बन सकता तो लाइब्रेरी नहीं बन सकती। नमस्कार साथियों, मैं जवाहर राजपुरोहित। आज हम जिस शख्सियत से मिलने के लिए आए हैं वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज उनसे कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ खट्टे मीठे सवालात करेंगे। हमारे बीच विराजमान हैं सिवाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमान हमीर सिंह जी बाइल साहब। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। आपने इस भागम भाग भरी जिंदगी में हमें कुछ जो समय निकाल के दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको विधायक रहते हुए कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, कई जगह जाना पड़ता है, कई लोगों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं, हर जगह हर इंसान की मुसीबतों को देखना पड़ता है। इन भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर भी आपने हमारे लिए जो समय निकाला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीमान विधायक होते हुए भी इतने सरल हैं कि आपके पास में छोटे से छोटा बच्चा भी कोई काम लेके आ जाए ना तो सहर्ष उसे स्वीकार करके उसके काम को प्राथमिकता देते हुए उसके काम को पहले पूरा करेंगे। श्रीमान जी से हम कुछ सवालात करेंगे। तो आप एमएलए साहब, आपकी ज़िंदगी का जो बचपन बीता उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी झेलनी पड़ी या ठाट बाट की ज़िंदगी थी? मैं आपको जवाहर जी राजपुरोहित जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आप भी सिवाना के हैं, मैं भी सिवाना का हूं, एक ही परिवार जैसे हैं। ये एक भागम भाग जिंदगी का जो जिम्मा है या सरलता है वो सारी चीज़ें परिवार से संस्कारों से मिलती है। और उसके बाद में शिक्षा से लगाकर दीक्षा से लगाकर मैं शुरू से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ रहा। इसलिए सरलता हमेशा संस्कार से और परिवार से मिलती है। और जहाँ सिवाना शुरू से देखें अपन तो सिवाना एक अनोखी विरासत है। आपने देखा होगा कि सिवाना का श्री गणेश वीर नारायण परमार द्वारा इस सिवाना का इतिहास जो कहता है ये दुर्ग से लगाकर अनखिला रहा है, संस्कारवान रहा है। सिवाना एक ऐसी जगह आया हुआ है, संतों की तपोभूमि, मारवाड़ की धरा में छप्पन की पहाड़ियों से लगाकर पंच तीर्थ से लगाकर माँ हिंगलाज का मंदिर से लगाकर आपने देखा होगा ये मारवाड़ की शिवानसी पट्टी के आधार पे यहाँ महान संत जो हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी हुए हैं जो कि सिवाना के गुरु महाराज मनसा राम जी, हरिराम जी से लगाकर खेतेश्वर भगवान के नाम से वास्तव में अगर देखें तो आदरणीय खेताराम जी बाप जी, उन लोगों ने इस एरिए को हमेशा किस ढंग से देखा है और संस्कार वाहन जिंदगी सिवाना में जन्म होने पे मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सिवाना एक ऐसी नगरी है कि पूर्व काल से लगाकर इतिहास रहा है। कला रायमलोद से लगाकर सजन भाईल से लगाकर मतलब यहाँ ऐतिहासिक धरोहर है। और इस धरोहर में शिक्षा से लगाकर जो भी ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि कोई कठिनाई ज़िंदगी में विशेष तौर से आई है। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं 15 साल की उम्र में था तो ठाकुर साहब दौलत सिंह जी देवलोक हो गए थे, मेरे फादर पिताजी। तो उसके बाद में जुम्बारी हैं, आज भी 15 साल की उम्र में जुम्बारी आ गई थी। तो उसके बाद में सरलता, नरम
बुजुर्ग जो यहाँ 36 कौम के जो थे, उन्होंने रास्ता दिखाया और उस रास्ते पे चल पड़ा। आपकी पढ़ाई कौन सी कक्षा तक हुई थी और कहाँ पे हुई है? मेरी पढ़ाई सिवाना स्टार्टिंग, जो स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक पुरोहितों के बाद से शुरू हुई, जो आज भी मेरी स्टार्टिंग पढ़ाई हुआ। फिर हाई स्कूल से मैंने 9वीं क्लास तक की, उसके बाद में प्राइवेट फर्स्ट ईयर की और अध्यंत ठेठ तक चलता रहता है। आज भी मैं फर्स्ट ईयर 4 साल पहले की थी और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि बीए का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। अब मैं आगे कॉलेज भी कर रहा हूँ। आपने अपना पूरा जो स्थानीय इनका जो परिचय था इन्होंने दिया है अभी, आप अपनी ज़िंदगी इतने सादेपन से जीते हैं कि न कोई मोह रखते हैं, न कोई लोभ रखते हैं, न कोई लालच रखते हैं। इनका घर भी इतना साधारण है कि लोग इनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास इतना पैसा है, आप एमएलए भी हैं, तो इतना साधारण जीवन क्यों जीते हैं? तो आप कहते हैं कि भाई जीवन जो भगवान ने दिया है समाज की सेवा के लिए है, समाज को कुछ वापस देने के लिए है। आप लोगों ने जो एमएलए बनाए हैं तो इसलिए बनाया है कि समाज की सेवा कर सके, इसलिए हमेशा सादेपन में, सिंपलपन में एकदम साधारण से रहते हैं। कभी कोई दिखावा नहीं करते हैं, कहीं जाते हैं तो हर एक के साथ में बड़ी नम्रता से बात करते हैं। अब आपसे कुछ राजनीतिक बातें करेंगे। क्या इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी? आपने देखा होगा कि बीजेपी राजस्थान में वैसे ट्रेंड है, परंतु राजस्थान में सरकार भारी बहुमत से बनाएगी, क्योंकि आपने ये इस बार का जो कांग्रेस का शासन है, इसमें भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीति, अपराध, महिलाओं के साथ में अपराध, और जिस तरीके की ये अभी 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसमें मैंने देखा है। मैं 2013 से भी विधायक था, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी। आपने देखा होगा गांव गरीब किसान से लगाकर इस राजस्थान को अगर संवारने का किसी ने काम, राजनीतिक में शुरू से ही मैं सक्रिय था और अपने परिजन बुजुर्ग यहाँ के राजनेताओं की मेहरबानी से जहाँ भी समय मिला मैं सहकारी समिति में 15 साल तक अध्यक्ष भी रहा, सिवाना पंचायत में उप सरपंच के नाते यहाँ भी रहा, इफ्को में डायरेक्टर भी रहा, पार्टी के संगठन में भिन्न भिन्न पदों पे रहा, जिले लेवल तक, प्रदेश कार्य समिति तक भाजपा में रहा। और सबसे बड़ी जो सरलता और आप जो फरमा रहे हैं उस हिसाब से ये हमारे संस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निकटता रहने की वजह से ये अपने हर चीज़ में शुमार हुआ है। और आपने देखा होगा कि इस बार की जनता को जितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है इस शासन में, तो आने वाला समय भाजपा का 2/3 बहुमत से राजस्थान में जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लगातार 2 बार विधायक बन गए सर। अब भी जो माहौल दिख रहा है ना, उसके हिसाब से आप पक्का तीसरी बार विधायक बनने ही जा रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी सरकार में आप मंत्री पद पर आसीन होंगे या विधायक पद से ही संतुष्ट रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, अपन निस्वार्थ कार्य करने में लगे हुए हैं। पार्टी का जो आदेश होगा, तीसरी बार के लिए पार्टी टिकट देगी तो जनता की मेहरबानी होगी, ये मुझे विश्वास है कि सिवाना के लिए जितना हो पाया इतनी मैंने करने की कोशिश की। और मैं जानता हूं कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जैसलमेर जो लोकसभा सीट में मात्र एक विधायक होने के नाते कांग्रेस के जितने भी लीडर थे उन्होंने प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परंतु एक जनप्रतिनिधि के लिए प्लेटफार्म जो विधानसभा है उसमें मैंने कांग्रेस के नेताओं को और मंत्रियों को घेरने में भी कोई कसर नहीं रखी। इस वजह से वो मुझे एक्सपोज नहीं कर पाए, परंतु काम करने में उन्होंने जो सिवाना की विधानसभा का हक था उसको भी
उन्होंने पूरा देने में असमर्थता रखी। इस वजह से सिवाना में कार्य जरूर कम हुए, पर मैं उम्मीद और आशा के साथ मैं कह रहा हूँ कि जनता का मुझे विश्वास है, मेरी व्यवहार में मुझे विश्वास है कि जनता मुझे इस बार भी सहयोग दे के पार्टी ने अगर मुझे इसलिए टिकट दिया और पार्टी ने विचार किया कि नहीं ये भाजपा में इनको टिकट मिलना चाहिए, तो मुझे विश्वास है कि जनता मुझे अच्छी तरह से जिता कर भेजेगी। और आपने जो फरमाया मंत्री, ये हमारी पार्टी में मंत्री और इस बारे में कोई विचार नहीं होता। पार्टी अपने विचार से पार्टी जिसको उचित समझती है उसको मंत्री भी बनाती है, और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हूँ, मैं पार्टी का सदस्य के रूप में काम करता रहूँगा। जो भी पार्टी का आदेश होगा वो सारा चलता रहेगा। पर सिवाना की जनता तो यही चाहेगी ना कि हमारा जो विधायक है वो राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री बने, तो उससे हमारे एरिया का विकास भी ज़्यादा होगा। जनता की भावना का कदर पार्टी भी करती है और हमेशा ध्यान रखती है, ये मुझे विश्वास है। आपके हिसाब से इस बार बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? ये भी मैं आपको मुख्यमंत्री के लिए ये कहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री के लिए काबिल राजस्थान में खूब शहरें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पार्टी तय करके, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये तय करके सारे काबिल हैं मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री जिसको बनाएगी वो राजस्थान की जनता और राजस्थान के जनप्रतिनिधि स्वीकार करेंगे। ये मैं पहले नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, वो पार्टी पार्लियामेंट बोर्ड और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करता है। मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें वसुंधरा राजे जी है, गजेंद्र जी है, बालक नाथ जी है, और भी कुछ चेहरा होगा, लेकिन उसमें आपका कोई खास विशेष नाम होगा जो आप कहना चाहेंगे? हमारा विशेष सिर्फ पार्टी है और पार्टी का जनाधार है, पार्टी के आधार पे ही सारी चीज़ें होती है। हमारे सारे विशेष है, हमारे आदरणीय वसुंधरा जी विशेष है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी विशेष है, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ है, आदरणीय सतीश जी पूनिया है, आदरणीय बालक नाथ जी है। सारे राजस्थान में एक भिन्न भिन्न शहरा सारे मुख्यमंत्री बनने में सक्षम है, और जो नेतृत्व तय करेगा वही आगे के लिए मुख्यमंत्री होगा। कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार आप राज्यसभा की ओर रुख कर रहे हैं और विधानसभा की सीट जो है आप अपने बेटे को भी देने की बात कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, ऐसा कभी मन में कोई विचार नहीं है। मेरे पुत्र दो है और वो कभी भी राजनीतिक में ज़्यादा रुचि भी नहीं रखते, अपने धंधे में रुचि रखते हैं। छोटे वाला जो है बच्चा, वो ज़रूर मैं कोई काम के लिए कहता हूँ तो मेरी अनुपस्थिति में कोई फंक्शन ब्याह शादी से लगाकर ज़रूर मैं यहाँ बाहर होता हूँ तो वो पूर्ति ज़रूर करता है। ऐसा मैं एक विधानसभा के लिए ही मेरी तैयारी कर रहा हूँ, और अपने सांसद के लिए पार्टी नेतृत्व तय करता है। और हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे मंत्री है कैलाश जी चौधरी, वो हमारे सांसद भी है, और हमारी पार्टी नेतृत्व जो तय करती है वही होता है, ऐसा कोई विचार नहीं है। इस बार भी आप भी जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है, लेकिन इस बार जो बीजेपी की सीट से आप जीत रहे हैं उनमें वोटों का जो अनुमान अंतर होगा वो कितना होगा, आप बता सकते हैं? मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2013 में मैं 20,757 वोटर से जीता था, और 18 में इस तरीके की परिस्थिति हुई कि ये राजपूत बाहुल्य चित्र होते हुए भी राजपूत सामने कांग्रेस से आ गया था, और आरएलपी का जो पैटर्न वोट अपने देवासी समाज का बीजेपी का माना जाता है, उसमें आरएलपी का आने की वजह से कई तरह की इस सिवाना पे कोशिश करने के बाद में भी जनता की इतनी मेहरबानी थी कि मार्जिन बहुत कम रहा, परंतु जनता ने मुझे विधानसभा में भेजने में जो आशीर्वाद दिया, मैं उनको शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। अब सिवाना जो है, ये आपको ध्यान होगा कि राम राज्य परिषद से लगाकर कांग्रेस जरूर 2-4
3 बार 4 बार जीती होगी, परंतु यह हमेशा जनसंघ से लगाकर भाजपा का गढ़ रहा है। इसलिए परिस्थिति पे है, परंतु अच्छी इस बार मार्जिन से जीतने की उम्मीद रखता हूं और जनता की आशीर्वाद मिलेगा। वैसे जनता की जो ख्वाहिशें हैं या जनता के जो माहौल है उसके अनुमान से तो लगभग लोग ऐसे ही बता रहे हैं कि लगभग इस बार हमीर सिंह जी 35 से 40 हज़ार वोटों से भी जीत सकते हैं। ये राजस्थान का पूरा दौरा आपने देखा होगा, इस तरीके से चलेगा और स्पष्ट 2/3 बहुमत मिलेगा, तो उसमें मतों का भी ज़्यादा हर कैंडिडेट जीतने की उम्मीद के साथ में विश्वास करते हैं और वो जनता जनार्दन पे है, परंतु मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छे वोटों की बढ़त मिलेगी। राजस्थान का एक पैटर्न बना हुआ है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन उस पैटर्न के हिसाब से तो सामने दिख रहा है कि भाई बीजेपी ही आ रही है, लेकिन कांग्रेस वालों का कहना है कि नहीं, हम इस बार सरकार रिपीट करेंगे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार की कांग्रेस खुद बात कर रही है कि कर्नाटक में बीजेपी ने भ्रष्टाचार की वजह से उनकी मार्जिन पर, मैं आज भी कह रहा हूं कि कर्नाटक में 25 सीटें जो 1000 के अंदर 100 के अंदर जो भाजपा हारी है, आपने देखा होगा उन्होंने तुष्टीकरण की नीति पे लोक लुभावना जो घोषणा करके इस तरीके का आडंबर रचकर कर्नाटक में जो आए हैं, वहाँ भी मार्जिन आपने देखा होगा। और राजस्थान में इन्होंने ऐसे बिजली फ्री से लगाकर, पानी से लगाकर, आज की तारीख में पेयजल की किल्लत जो मेरी विधानसभा में है, मैं कह रहा हूँ राजस्थान में सबसे अगर प्रॉब्लम है तो सिवाना विधानसभा में है पेयजल की। कारण ये था कि सिवाना एक बाड़मेर जिले का कश्मीर था, परंतु 32 साल से कम औसत बरसात होना, मैंने 13 से 18 में 32 करोड़ के डैम, चेक डैम बनाए, परंतु आज दिन तक ये 14-15 में बन गए थे, 17 में बन गए थे, पर अभी तक बारिश नहीं होने की वजह से जल स्थिरता, भूजल जो कश्मीर कहलाने वाला सिवाना आज की तारीख में पीने के लिए पानी नहीं है। और इनकी ढूलमूल नीति के कारण जब आचार संहिता 2006 तारीख को 18 में लगी थी, उसके बाद में पेयजल की जितनी योजना थी वो ठंडे अवस्थे में पड़ी रही। अब जाके उन्होंने शुरुआत करके कुछ काम करने की कोशिश की है। तो आपको देखा होगा जल जीवन मिशन के अंदर घटिया से घटिया पाइप का यूज करना। एक भी विभाग आज की तारीख में बालोतरा सब डिवीजन के अंदर एक AN है, PhD के अंदर JN नहीं है, IN नहीं है। जो सिवाना में 3 पोस्ट होते हुए एक भी नहीं है, 15 जो AN है उसके पास में चार्ज है। तो ये हालत इस कांग्रेस ने की है। आप कांग्रेस रिपीट की बात कर रहे हैं, 21 बार पेपर लीक हो जाना। आपको देखा होगा एक ऐसी संस्था अजमेर में जो कि मतलब वर्षों से RPC, वहाँ से पेपर लीक होना, वहाँ का मेमोरी पेपर लीक करवा लेना। मंत्री जुड़े हुए हैं शिक्षा संकुल से, जहाँ 4 लोग में पेपर रहते हैं वो आउट हो जाना। ये सरकारी तंत्र फैल हो चुका है कई विभागों में। आपने देखा होगा कि सरकार के पास में आज की तारीख में कोई विजन नहीं, कोई काम नहीं है। इसी वजह से रिपीट की बात तो अलग है। कल परसों का आपने सचिन जी का भी देखा होगा, और ये उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमें भ्रष्ट है, हमें भ्रष्टों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आने वाले समय में ये एक छोटी मिनी जो एक गाड़ी होती है उसमें विधानसभा में आते दिखेंगे। ये हालत इनकी होगी कांग्रेस सरकार की। अगर कांग्रेस के मंत्री खुद ही जो ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, वो तो उनके खुद का लालच भी तो हो सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनने का भी तो लालच हो सकता है। मैं एक सचिन जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितने कैबिनेट दूसरे मंत्री है वो भी यूं कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो गया है, परसेंटेज के हिसाब से हर MLA मुख्यमंत्री बना हुआ घूम रहा है और हर विधायक मुख्यमंत्री हुआ घूम रहा है, और हर विधायक की अनजायज बातें भी उनको मजबूरी में माननी पड़ती है अपने शेर को सही रखने के लिए। ये स्थिति बनी हुई है। आप बता रहे हैं कि जो पानी की पाइपलाइन आ रही है उसमें जो क्वालिटी है पाइपों की वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के साथ। आपने इसका विरोध भी किया होगा? बिल्कुल विरोध में विधानसभा के अंदर मैंने सारे प्रश्न के माध्यम से, सारी चीज के माध्यम से, दानाकर्षण के हिसाब से 131 से लगाकर सारी चीजें रखी है। पर
इसका आकलन और जांच करने वाली तो ये सरकार है ना, तो ये कुछ नहीं कर सकती नहीं। विधायक रहते हुए आपने जो काम करवाया उसमें आपको कौन कौन सी इस सत्र में आपको मुश्किलें झेलनी पड़ी है? मैं 2013 से 18 के बीच में जो सरकार भाजपा की थी, उस समय में सबसे पहला कार्य था कि सिवाना में कॉलेज नहीं थी, तो कॉलेज के बजट के साथ में मैं सिवाना में वीर नारायण परमार कॉलेज लाई। उसके बाद में IIT का 15 करोड़ का सिणधरी में बना। ये रोड जो अपने सिवाना से लगाकर बालेश्वर वाली 320 करोड़ की ये रोड सबसे मेन अहम थी। रोडों का काम भी हुआ, सिंचाई विभाग में से लगाकर स्कूलों कर्मोन्नत से लगाकर स्कूलों का बिल्डिंग से लगाकर हॉस्पिटल, अपने 3 हॉस्पिटल उस पीरियड में हुए थे। और उसी समय में मांग थी तो 2 हॉस्पिटल अभी भी वर्तमान में डंडाली और सिनेर में भवन बन रहे हैं। और उस समय में कर्मावास, खारा मेहचान और कुंडल में जहाँ इंटीरियर एरिया था वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा भी हुई। वर्तमान सरकार ने स्कूलें कर्मोन्नत करने का कार्य जरूर किया है, पर उसको जो स्ट्रक्चर खड़ा करना था, एक भी अध्यापक नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूलें तो खोल दी, आपको पढ़ाने वाला हिंदी मीडियम का भी टीचर नहीं है, तो फिर खोलकर आप क्या करोगे? इन्होंने बिगाड़ करने का काम जरूर किया है। और इन्होंने अपनी किस्तें लेके जितने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में मास्टर लगे हुए थे वो ट्रांसफ़र रिश्वत खा के ट्रांसफ़र करवा के चले गए। आज को मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में बालोतरा सब डिवीज़न के अंदर गुड़ामालानी भी आता है। कितनी कॉलेजें हैं? अभी भी वर्तमान सरकार ने कॉलेजें खोली है, एक भी प्रोफेसर, एक भी लेक्चर स्थायी कोई कॉलेज के अंदर नहीं है। मैं अभी थोड़ा दिन पहले सिणधरी के अंदर एक कॉलेज प्रेसिडेंट का जो कार्यालय का उद्घाटन था उसमें गया था, तो वहाँ एक प्रभारी के रूप में बालोतरा में चार्ज उनके पास में वो आए थे। उन्होंने कहा 11 कॉलेजों का चार्ज मेरे पास में है और पेपर से लगाकर सारा मैं 11 कॉलेज में एक व्यक्ति काम कर रहा हूँ, एक भी लेक्चर प्रोफेसर कोई जगह कॉलेज में नहीं है। इस कॉलेजों को खोलने से क्या मतलब रहा जब तक आपका स्टाफ नहीं होगा। आज ऐसी ऐसी सीनियर स्कूलें हैं जहाँ 500 से 600 बच्चों की संख्या है और वहाँ 2-2, 3-3 टीचर लगे हुए हैं। वो बालक कैसे पढ़ेंगे, बालिकाएं कैसे पढ़ेगी, आगे कैसे बढ़ेंगे? जो आपने कॉलेजों की बात की है, तो सिवाना की जो कॉलेज है उसके ऊपर का जो माल है वो भी अभी तक क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा हो ऐसे नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है। इसके लिए मैंने 295 से लगाकर मैंने कल ही सेक्रेटरी से भी बात की थी। ये अपने 2018 में 3 करोड़ रुपए पहले कॉलेज जब स्वीकृत हुई थी उस समय में बजट आ गया था 3 करोड़। पीछे 18 में जो बजट आया उसका टेंडर 18 में भी हो गया था और उसके बाद में ये सरकार आने के बाद में आज की तारीख में भी ये स्थिति बनी हुई है। इसका 4 बार मैं अवलोकन भी कर चुका हूँ। इसके अलावा एक्शन और एससी से लगाकर इसकी जितनी बार जो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, पहले तो कोरोना के काल से मल बना था, अब इसको सस्पेंड करके मेरे ख्याल से दूसरे को काम देने के लिए इन्होंने तैयारी कर ली है नोटिस देके। आज भी वो 18 की स्वीकृति को भी काम ये सरकार नहीं करा पाई। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार की नीति है और सिवाना के साथ में भेदभाव दोहरी, मतलब एक भाजपा का जीता हुआ विधायक की वजह से इन्होंने जितना करना चाहिए इन्होंने परेशान करने का काम किया। पर मैं उम्मीद और आशा के साथ कहता हूं कि जनता इसका 4 गुना जवाब देके इस बार कांग्रेस को सबक सिखाएगी। ऐसा कोई कार्य जो इस सरकार के दौरान आप कर नहीं पाए, अगली सरकार में उस कार्य को आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहली मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस एरिया में बारिश अच्छी हो और अगली सरकार बनते ही सबसे पहले तो मुझे पूरी विधानसभा में पेयजल उपलब्ध करवाने की ही मेरा फर्स्ट जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा। शिक्षा के प्रति जहाँ लेक्चर टीचर नहीं है उनको भरने का कार्य पहले ही रहेगा। रोडों का काम जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको करवाने का काम सबसे पहले रहेगा। और सबसे पहले तो एक ही कार्य रहेगा कि पीने का पानी, शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुँचे, ये मेरा पहला कार्य रहेगा।
ऐसे कौन कौन से खास कार्य हैं जो अगले सत्र में आपको खास करने हैं, जो प्रभावी रूप में अभी इस सरकार ने नहीं किए हैं या इन सरकार ने कोई योजना भी नहीं बनाई है, लेकिन आपके मन में ऐसी योजना है कि भाई ये खास कार्य है जो अगले सत्र में हम करेंगे? सबसे पहले तो पेयजल वाला मैंने आपको बता दिया कि सिवाना पेयजल से मुक्ति मिले, पीने के लिए पानी। सारी ढाणियों में बसावट है, लोग सिणधरी बेल्ट में पूरे ढाणियों में रह रहे हैं। अपने जो सिवाना का बेल्ट है वो कुओं पे अपना रेजिडेंस तो कर दिया, पर कुओं में पानी नहीं है, जल स्तर है ही नहीं। तो इसके लिए पीने का पानी सबसे पहला हो। इसके बाद में स्पोर्ट्स की यहाँ एकेडमी स्थापित हो ताकि युवा शिक्षा के साथ में स्पोर्ट्स में भी अपनी रुचि रखें और आगे बढ़े। इसके लिए वो भी मेरी 2 नंबर पे स्पोर्ट्स के लिए रहेगी, पर फर्स्ट नंबर 1 नंबर पानी का रहेगा। और पानी के बाद में सड़क से लगाकर, शिक्षा से लगाकर चिकित्सा, जो सारे डॉक्टर हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हो और हर मरीज़ अपने, जैसे मैंने इस पीरियड में सिणधरी से लगाकर, सिवाना से लगाकर, आपको ध्यान होगा, डिजिटल एक्सरे से लगाकर, सीबीसी मशीनों से लगाकर, जितना हॉस्पिटल में कोरोना के बाद में जितना बजट दिया है, मतलब करीब 2.5 करोड़ के आसपास मैंने चिकित्सा के अंदर, जहाँ एक साथ में सारे टेस्टिंग हो जाए, सिणधरी में, सिवाना में, पादरू में, अपने खंडप में, सीबीसी मशीन जहाँ भी आवश्यकता थी, मजल से लगाकर, क्रमावास से लगाकर, समदरी से लगाकर, एम्बुलेंस की व्यवस्था जो करवानी थी वो भी करवाई, और डिजिटल एक्सरे लगवाकर एक जनता को सुविधा मुहैया करवाने के लिए इस चिकित्सा में भी जो कार्य हुआ है, तो ये आगे और बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। और ये मैं सरकार बनते ही सबसे पहली शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, रोड, स्पोर्ट्स, इसमें ज़्यादा ध्यान देके आगे अपना कार्य रहेगा। कम पानी से किसानों के लिए, कम पानी से कौन सी फसल हो सकती है उसके लिए भी। और ये केमिकल, आपको ध्यान होगा कि केमिकल की वजह से अपना हर तीसरा चौथा आदमी पेट, घुटनों के दर्द से लगाकर, ये जो फर्टिलाइजर जो केमिकल यूज हो रहा है, इसको अपन ऑर्गेनाइज कैसे कर सकें, कम पानी में कौन सी किसान के लिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी योजनाओं के तहत में बड़े धान, अनाज को आपने देखा होगा, पूरे वर्ल्ड में बाजरी, ज्वार, ये जो बड़ा अनाज अपन कहते थे, उनको इस तरीके से प्रमोट किया है। तो आने वाले समय में किसानों की आय भी बढ़ेगी। बाजरा, कोई बाजरा अपने राजस्थान के अलावा या अपने पश्चिमी राजस्थान के अलावा कोई नहीं खाता था। आज की तारीख में बाजरा की डिमांड इंग्लैंड, अमेरिका में भी हो रही है, और पूरे भारत में भी हो रही है, और बाहर भी हो रही है दुनिया में। इसका कारण प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को आगे लेके बढ़ाया है। चुनाव के समय में हर पार्टी अपना शपथ पत्र बनाती है, बीजेपी भी बनाएगी। सिवाना क्षेत्र के लिए आपका अपना अलग से कोई शपथ पत्र होगा जो आप बताना चाहेंगे जनता को कि भाई ये मेरा शपथ पत्र है, इसके आधार पर मैं चलूँगा, आप मेरे को वोट दीजिए? अभी जो घोषणा पत्र बनेगा राजस्थान लेवल पे, उसमें मेरी इच्छा रहेगी कि मेरे सिवाना के लिए, सिवाना एक बाड़मेर जिले का कश्मीर कहा जाता था, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि सिवाना में नर्मदा का नीर का पानी खेती के लिए आए, क्योंकि ये ज़मीन हमारी फर्टाइल है, परंतु पानी नहीं होने की वजह से सबसे ज़्यादा अरावली की श्रृंखला में एनीकट और बांध बने, और नर्मदा का पानी जहाँ भी खेती करने के लिए नर्मदा का पानी गुड़ामालानी तक आया है। तो मैं ये घोषणा पत्र में इस सिवाना की मांग को डलवाने के लिए मैं पूरा पार्टी लेवल पे पूरी कोशिश करके करूँगा कि सिवाना को नर्मदा से, नहर से जोड़ा जाए, ताकि पेयजल की भी किल्लत मिट जाए और खेती के लिए भी लोगों को सुगम पानी की व्यवस्था हो सके। सिवाना में इतना अच्छा एरिया है, तहसील है, अब तो उप जिला भी बन गया है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स की एकेडमी नहीं है जिससे खेल कूद में, यहाँ पे बहुत होनहार बच्चे भी हैं, कई स्कूलों में कबड्डी में वगैरह बच्चे इतने आगे आ रहे हैं, नेशनल तक जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ जगह नहीं है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सिवाना के अंदर एक आपके रहते हुए एक स्पोर्ट्स एकेडमी बन जाए? मेरी कोशिश यही रहेगी, मैंने पहले भी कहा है
कि शिक्षा के साथ में खेल कूद प्रतियोगिता अति आवश्यक है। और अपने यहाँ की प्रतिभाएं, आपने देखा होगा बाड़मेर जिले से भूभाग अपना पश्चिमी राजस्थान से आज की तारीख में भी हर खेल में हर लेवल तक अपने यहाँ के प्रतिभाएं आगे बढ़ी है। तो मैं ये चाहूँगा कि सिवाना में भी एक स्पोर्ट एकेडमी बने और उसके हिसाब से सिवाना की प्रतिभाएं भी आगे आकर नेशनल लेवल तक खेले। ये मेरी तमन्ना रहेगी, इच्छा रहेगी और इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। आपने बताया जो रासायनिक खाद के लिए बताया, लेकिन अभी जो किसान है ना, इतना रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं। जैसे दाड़म की खेती हो रही है, बाजरे की खेती हो रही है, यूरिया भी डालते हैं। मैं खुद भी एक किसान हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से मैं खेत में यूरिया डालने ही नहीं देता हूँ। लेकिन सब जगह रासायनिक खाद जा रही है। एक ऐसा कुछ सिस्टम ना बनाया जाए, ऐसी कोई संस्था बनाई जाए, कोई NGO बनाया जाए, उसके थ्रू पूरे किसानों को एक शिक्षा दी जाए, उनको एक सुविधा मुहैया कराई जाए कि वो लोग एक खाद उत्पन्न कर सके गोबर से, उसको जो फर्टिलाइजर है उसका पूरा पैदा करके फिर उसके अंदर यूज़ करे, ताकि एक अच्छी फसल पैदावार निकल सके। आपने देखा होगा भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, कृषि मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, उस समय में भी इन्होंने इसका प्रयोग करके कई NGO बनाए। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑर्गेनाइज खेती पे इतना ध्यान देने के लिए उन्होंने गुजरात में इस बार मुझे अवसर मिला था, ताकि मैं भुज के अंदर जिला प्रभारी के नाते कार्य किया। मैंने वहाँ देखा नर्मदा का नीर आने के बाद में वहाँ जहाँ रण, कच्छ रण कहते हैं, वहाँ ऑर्गेनाइज आम जैसी खेती तैयार करके विदेशों में उसके यहाँ डबल ट्रिपल भाव से बेचा जाता है। तो भारत सरकार हमेशा इस पे रुचि रख रही है और कोशिश अपन करेंगे कि यहाँ भी कम पानी में ज़्यादा उपज हो और ऑर्गेनाइज की तरफ जाए। अब जहाँ अपने लूनी नदी अपनी एक गंगा के रूप में, लूनी को अपन गंगा मानते थे, इसके अंदर भी ये उद्योग जो कपड़ा उद्योग जोधपुर, पाली और बालोतरा, इसका पानी कई बार इसके लिए विधानसभा में भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा, बाहर भी करना पड़ा, पर इन इकाइयों में ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से नहीं लगने की वजह से ये नदी भी दूषित होगी एक कास्टिक के पानी से। तो ये अपनी कोशिश रहेगी, भारत सरकार की इच्छा है कि कैसे भी करके ऑर्गेनाइज खेती पे आए, ताकि लोगों की स्वस्थ है वो सही रहे, ये फर्टिलाइज़र का अनाज न खाना पड़े। आपने जो कहा कि मैं यूरिया और DAP यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं भी, पानी था उस समय में तो अपने भी काफ़ी खेती होती थी, पर अब तो बारिश की खेती में DAP यूरिया 12-13 साल से नहीं डाल रहे हैं। यहाँ की सब्जियाँ होती हैं, उनकी सुगंध ही अलग होती है, इसलिए ये जहर है। इस जहर को तो जितना कम करेंगे अपन और ऑर्गेनाइज खेती के साथ में गोबर खाद का यूज लेंगे तो ये स्वास्थ्य के लिए और अपने सब के लिए ठीक रहेगा। सिक्किम राज्य है जो पूरी तरह बैन कर चुका है रासायनिक खाद को, क्या ये राजस्थान में संभव नहीं हो सकता? ये राजस्थान में कोशिश करेंगे विधानसभा की पटल पर भी, क्योंकि ज़्यादा उपज के लिए इसको यूज लिया जाता है। पर तो ऐसे राज्य अब धीरे धीरे ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज की तरफ चल पड़ा है, तो हर राज्य में ये व्यवस्था आने वाले समय में देर तो लगेगी पर जरूर होनी चाहिए। पूरा सिवाना पानी की किल्लत से जूझ रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है? इस पेयजल योजना के लिए, सिवाना के लिए जो पानी की तकलीफ है, सिवाना पूरी विधानसभा क्षेत्र है, इसके लिए 200% वर्तमान में राजस्थान सरकार है वो जिम्मेवार है कि बालोतरा पानी आने के बाद में उन्होंने 4.5 साल तक इस जो योजना पड़ी थी वहाँ की वहाँ ठप पड़ी। BSR रेट जो थी उस समय में 18 में रेट थी, आज उसकी 3 गुना रेट हो गई, पर उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया। अब सरकार इनको ध्यान है कि अभी इलेक्शन सिर पे आ गए, तब जाके कोई जगह से एक टुकड़ा, कोई जगह क्लिप जोड़ने का कार्य शुरू किया है, पर संभवतः ये कार्य भी इस पीरियड में ये पूरा नहीं कर पाएंगे और आने वाले समय में सरकार बनने के बाद में ही पेयजल की उपलब्धता जनता को मुहैया होगी। आपके कहने के अनुसार तो ये सरकार अभी जो वोटों की राजनीति कर रही है, अभी जो सुविधाएं दे रही है उसके हिसाब से, अब बस ये अभी जो कैंप लगाकर आपने देखा होगा, देने के लिए कुछ नहीं,
आज की तारीख में लाइट की क्या पोजीशन बनी है? अब ये कह रहे हैं सरचार्ज के रूप में इन्होंने 7 बार ऊर्जा विभाग में पैसे सरचार्ज के रूप में बढ़ा दिए, फिर कह रहे हैं हम 50 यूनिट तक का बिल नहीं लेंगे। आपने क्या किया है किसानों के लिए? बूंद बूंद जो कि 4 गुना 10 गुना डिमांड ज़्यादा बढ़ के किसानों ने SC ST के कनेक्शन आज दिन तक नहीं हुए हैं। इनके पास में एक क्लिप भी नहीं है, लाइट नहीं है, जला हुआ ट्रांसफार्म 15 दिन में बदला नहीं सकते, पीने के लिए पानी नहीं है। ये सरकार जो अभी कैंप लगाकर सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। सिवाना क्षेत्र पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि जहाँ पहाड़ियाँ होती हैं ना, वहाँ का जल स्तर काफ़ी अच्छा ऊंचा होता है। पहाड़ियों के नीचे पानी की मात्राएं ज़्यादा होती है। इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है कि हमारे अंदर जो ज़मीन का जल स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है? ये अरावली पहाड़ी जो अपने इस पहाड़ों की वजह से यहाँ का जल स्तर इतना ऊपर था। मैं इस चीज़ को ऐसे समझ पाया हूँ कि लाखों साल का स्टॉक था जो 40 से 50 साल तक हर 5 बीघों में ट्यूबवेल होके उस पानी को अपने बाहर निकाल दिया। पिछले 32 साल से बारिश कम होने की वजह से तो रिसाव, जब तक पहाड़ से पानी नहीं गिरेगा ज़मीन में उतरेगा कैसे? आपने देखा होगा शैताले में और तीसा में ये 2 अतिवृष्टि हुई थी तो काफ़ी साल तक अपना निभाव हुआ। अब पिछले 28 साल से तो औसतन बारिश कम होता जा रहा है, तो बारिश ही नहीं आएगी तो पानी सही बात है, होगा कहाँ से? स्टॉक नहीं होगा। सिवाना के लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई रही नहीं, तो इसकी वजह खास क्या हो सकती है? प्राइवेट सरकारी स्कूलों के टीचर क्यों नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं? मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ मास्टर ज़रूर अच्छा एजुकेशन वाला ज़रूर है, पर समय पे नहीं आना, बहुत कम संख्या में मास्टर होना, इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोह ज़रूर बच्चों का ज़्यादा होता है। इसी वजह से सरकारी स्कूलों की जो पैठ है, सरकारी स्कूलों पे जो कंट्रोल होना चाहिए वो तरीके से नहीं हो पाने की वजह से ये सारी चीज़ें दुविधा होती है। इसी वजह से सरकारी स्कूल से ज़्यादा मोह प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने का होता है। पर समय पे शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने अभी शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति एक लागू की है। उसमें अनिवार्यता शिक्षक प्रोफेसर वो सब जगह ही रहें और पाठ्यक्रम में भी बदलाव भारत सरकार ने किया। उस हिसाब से मैं ये चाहूँगा कि आने वाला समय भाजपा का होगा और आने वाले समय में ये सारी सुविधा जनता के ज़रूरत है उस हिसाब से मुहैया कराई जाएगी। जनता की हमेशा डिमांड रहती है कि सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई है वो पिछड़ती जा रही है। अगर इसको सुधारनी है तो राजनेताओं के जितने बच्चे हैं उन सबको सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य कर दो, तो वो हालत सुधर जाएगी, ताकि राजनेता लोग उस स्कूलों पे ध्यान भी दे पाएंगे। नहीं, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। राजनेता अपने बच्चों को बाहर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, ये होना चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए कि जिस स्कूल में अहम व्यक्ति का जो बच्चा पढ़ रहा है उसी में राजनेता हो चाहे ऑफिसर्स हो, उनके बच्चे भी उनमें जाने चाहिए। और आपने देखा होगा सरकारी स्कूलें ऐसी भी है कि जहाँ का पढ़ा हुआ IAS और IPS भी बनता है, और प्राइवेट स्कूलों में एक रंग रोगान जरूर किया जाता है उसके मुंह पे कपड़े की, और उसकी प्रवेश एक अलग ढंग से ज़रूर होती है। परंतु अगर सही ढंग से जहाँ टीचर्स है और अच्छे लगन से जो अगर बच्चा मेहनत करता है तो सरकारी स्कूलें भी कोई पीछे नहीं है। आपने देखा होगा जगह जगह अच्छी स्कूलें चल रही है, परंतु ये व्यवस्था का है, ये सारा मैनेजमेंट जो व्यवस्था है वो सरकार सही ढंग से नहीं, भाई भतीजावाद जो करके अपने मैं जनप्रतिनिधि और मेरे रिलेशन या मेरा कोई अजीज है वो टीचर अगर स्कूल ही नहीं जाएगा तो कैसे होगा। तो ये जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 2 विभाग ऐसा है, शिक्षा और चिकित्सा, उसके अंदर अनिवार्यता काम वो अपना दायित्व का निर्वाह करे। जब तक निर्वाह नहीं करेगा तो बच्चों पे भी वही असर होगा और वो ध्यान नहीं होगा। इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि अभी जो अंग्रेजों के राज जाने के बाद में जो हमारी शिक्षा पद्धति आई है वो राष्ट्रवादी शिक्षा नहीं है। उसकी वजह से भी तो टीचर लोग एक शिक्षा से भाग रहे हैं और अपने कामों से ज़्यादा मोह रख रहे हैं।
आपने देखा होगा कि भारत में ये मैकेले जो अंग्रेज़ों ने पढ़ाई पाठ्यक्रम जो राजस्थान अपने भारत का जो पाठ्यक्रम था, जिसमें एक प्रतिभाएं उभर कर बाहर आती थी, अपना इतिहास बदलने का काम अंग्रेज़ों ने किया था। उसके बाद में 100 साल में शताब्दी बरस चल रहा है, पर ऐसा ज़्यादा समय ऐसा शासन रहा कि उन्होंने भी उस चीज़ को ही अपनाया। अब शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने अपने स्थानीय मुद्दे, स्थानीय महापुरुष, स्थानीय इतिहास को उजागर करने का जो कार्य किया है शिक्षा पद्धति से, जो भारत शिक्षा नीति भारत सरकार जो लाई है, तो उसकी वजह से ही तो ये इनके मुंह काले हो रहे हैं कांग्रेस वालों के। कांग्रेस सरकार तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें ज़्यादा खोल रही है अभी। अब बस वो यही बात है, इसी वजह से कि ये भारत का इतिहास अगर पढ़ाया जाएगा तो हर छात्र जो स्कूल से निकला हुआ वो एक राष्ट्रभक्त बन जाएगा, और राष्ट्रभक्त बनेगा तो इनको पूछेगा कौन, इसीलिए तो वो चाह रही है। राष्ट्रभक्त बनने के लिए मातृभाषा भी जरूरी होती है, वो अति आवश्यक है। इसीलिए तो मतलब भारत सरकार एक शिक्षा नीति लाकर स्थानीय और भारतवर्ष का इतिहास ही उनको पढ़ाया जाए, और परीक्षाओं में भी वही पाठ्यक्रम ज़्यादा आए। विधानसभा सिवाना क्षेत्र की सड़कों की हालत तो आपको भी पता होगी। सड़कों की हालत के अंदर आपको ध्यान होगा कि हर क्षेत्र के अंदर एक साल में विभाग द्वारा 40 से 45 किलोमीटर हर विधानसभा में सड़कें भिन्न भिन्न योजनाओं के तहत बनती थी। इस बार ये सरकार बनने के बाद में सिर्फ 10 करोड़ की रोड 5 साल में एक बार दी है। जो शहर था और पार्टी के हैं उनके लिए तो ज़्यादा दे दी होगी। अपने यहाँ 10 करोड़ की रोड मिली थी, उसका काम अभी हो रहा है। अभी जो बजट में 10 करोड़ की घोषणा हुई है उसके मांग पत्र अभी मांगे हैं। आज मई चल रही है, आचार संहिता में 3 महीना रहा है। अब 10 करोड़ का बजट दिया हुआ, ये कब लागू होगा, ये रोडें कब होगी, ये तो पूर्ववर्ती सरकार में। और अभी जो रोडें जो बन रही है सिवाना विधानसभा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो भारत सरकार का पैसा है उसी हिसाब से रोडें बन रही है। वर्तमान सरकार ने 10 करोड़ की अभी मांग पत्र मांगा है, और जो हमने दिया है उसका टेंडर कब होगा, स्वीकृति कब होगी, 3 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, कब वो जाके कार्य शुरू होगा, इसका राम ही मालिक है। इन्होंने इस तरीके की योजना बनाकर कोरोना करके इन्होंने कोई तरह का कार्य नहीं किया। गायों में बीमारी हुई लंपी की, तो हमने भारत सरकार के गायों में बीमारी आने से सब माह पूर्व एक गुजरात में एक जगह इससे लंपी बीमारी जैसी की शुरुआत हुई थी, तो उन्होंने जयपुर में आकर रूपाला जी ने, जो पशुपालन मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने राजस्थान के कृषि मंत्री और सेक्रेटरियों के साथ में मीटिंग करके कहा कि ऐसी एक बीमारी जगह जगह फैल रही है, इसलिए राजस्थान में पशुधन ज़्यादा है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय हैं, तो इसके लिए आप इलाज कराने के लिए इसकी एक कमेटी बनाकर एक वैक्सीन और ऐसा उपाय करें। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो धन्यवाद दूंगा राजस्थान की जनता को और पश्चिमी राजस्थान के 36 कौम के जनमानस को कि उन्होंने इस गाय की लंपी जैसी बीमारी को भी अपने आप में कोरोना जैसी हालत को मानते हुए गांव ढाणी तक जाके उन्होंने सेवा करने का कार्य किया। इसलिए जनता इसकी शाबाशी की है। सरकार ने कुछ नया पैसे का कार्य नहीं किया। जो सिवाना से सिणदरी का जो रोड है एकदम खस्ता हालत में पड़ा है, सुनने में आ रहा है कि इसको स्टेट हाईवे भी घोषित कर दिया है। इसके लिए पूरी मेरी कोशिश है और मैंने माननीय गडकरी जी से मिलके भी आया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब की ये सारे निवड़ने के बाद में ये 60 किलोमीटर का अपना एक रोड है, जो ये इससे मिल जाए तो 325 से मिल जाए और आगे का कार्य जयपुर तक बन जाए। विधायक साहब, मुझे एक बात हमेशा खटकती है कि सिवाना का हो या पूरा भारत ले लो आप, हर जगह गांव गांव ढाणी ढाणी आपको शराब का ठेका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी मिल जाए। अगर ठेका बन सकता तो लाइब्रेरी नहीं बन सकती। ऐसा हो नहीं सकता कि भाई हम लाइब्रेरी बना के पढ़ने का जो स्तर हम बढ़ा सके उसको। ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि हर बड़ा कस्बा पंचायत भवन से लगाकर वहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि बच्चा हर तरह का
इतिहास से लगाकर लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें रहनी चाहिए, ताकि बच्चे को ज्ञानवर्धन भी हो और आगे पढ़े। अब ये जैसे आपने दारू वाली बात कही, ये एक इनकम ऑफ सोर्सेस जो सरकार के होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कम किया जाए और लाइब्रेरी की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था करके हर बड़े गांव से लगाकर छोटे गांव तक जहाँ उपलब्ध तैयार करके एक लाइब्रेरी बने, तो बच्चों को आगे के लिए पढ़ने में, और लाइब्रेरी में सारी अच्छी अच्छी पुस्तकें हो, पढ़ने लायक हो, तो अगर वो बाज़ार से नहीं खरीद पाए तो अपना अध्ययन करके उसमें अपने शिक्षा ग्रहण कर सके। भाई हर गांव में ठेका है, ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई गांव नहीं होगा जो जहाँ पे ठेका ना हो, बराबर। तो कम से कम जहाँ पे CSC हॉस्पिटल है, PHC हॉस्पिटल है, छोटे छोटे गाँव में जो डिस्पेंसरी बनी हुई है, ये सुविधाएं सरकार दे पा रही है, कोई कंप्यूटर भी रख रही है, तो उसके साथ साथ में ही सरकार की ज़मीन बहुत बड़ी है, सरकार के पास में धन की कमी नहीं है, तो छोटी सी भी अगर एक लाइब्रेरी बन जाए। अच्छा है आपका सुझाव, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। भगवान ने सहारा दिया तो विधानसभा में भी इस तरह को रखेंगे आपके सुझाव को कि हर जगह लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी होने की वजह से बच्चों को पढ़ने में और इतिहास पढ़ने में सारी चीज़ें पुस्तक उपलब्ध हो, तो सारी सुविधा मिल सके। धन्यवाद MLA साहब, आपने जो कीमती समय दिया हमको। धन्यवाद राजपुरोहित जी, आपने भी अपना एक आपका जो पत्रकारिता के हिसाब से आपने जो सवाल जवाब भी किए और अपन एक साथ में बैठे, काफ़ी चीज़ों को आपसे भी सीखने का अवसर मिला, और ये सारी चीज़ें जनता के लिए अपन सब मिलकर आगे अच्छा कार्य करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।